हेलो स्टूडेंट, तो इस समय आपको बताने जा रहा हूँ गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये फार्मूला है गॉस लॉ का कि ई डॉट डी एस का पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। अब देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब ये डॉट लगा हुआ है, तो गॉस लॉ के साथ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर केसेस में कर लेते हैं। बेसिकली गॉस लॉ का यूज होता है फ्लक्स कैलकुलेशन में, क्योंकि ये फ्लक्स होता है, बेसिकली दिस इज फ्लक्स, तो फ्लक्स कैलकुलेशन होता है। अब इस फ्लक्स कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पीछे पड़ा हुआ है, तो कुछ इसमें अगर हम दिमाग लगा दें तो चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर केस में ही निकाल सकते हैं, यानी कि हर केस हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट रिपीट कर रहा हूँ कि गॉस लॉ के सहायता से हर केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं, कुछ केसेस में निकाल सकते हैं। वो केसेस मैं आप लिखाऊंगा, आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ और केसेस होंगी जो क्वेश्चंस में होंगी, तो आप उनमें सोचेंगे कि क्या इसमें इसको लगाया जा सकता है और उसके साथ से क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। अगर आपका दिमाग कर रहा है यस, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन से बाहर निकले। जब इस इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तब जाके ये कैलकुलेट हो पाएगा। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ वो है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बेसिकली इंटीग्रेशन से कब बाहर निकलेगा, वो तभी बाहर निकलेगा जब एक तरह से कांस्टेंट हो, वो इस सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, तभी बाहर आ पाएगा। तो जितना एरिया पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सारे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तभी बाहर निकल पाएगा। तो कुछ पॉइंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे कि ये जनरल पॉइंट हैं जिसकी यूज़ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बट ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ यही, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट्स इसमें, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, but in all cases we cannot calculate electric field with the help of Gauss law. ओके, तो मैंने बताया कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हो वहाँ पे आप गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर केस में नहीं कर सकते। ये लिखा है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसका, अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो इस सरफेस के हर पॉइंट पे, तो इंटरेक्शन से बाहर आ जाएगा। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, सरफेस इज चूजन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस मस्ट बी कांस्टेंट। तो बोल रहा हूँ कि सरफेस को ऐसे चूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या हो, कांस्टेंट हो, बराबर हो, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। सेकेंड पॉइंट था, बोल रहा हूँ सरफेस ऐसे चूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी उस सरफेस पे हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटरेक्शन से बाहर निकल सके। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, अब ई डॉट डी एस का, अब ई डॉट डी एस में एक और चीज़ है, ध्यान रखना होगा। ये सरफेस सिलेक्शन का तरीका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है कि वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर हो या तो पैरेलल हो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इज चूजन एज आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू सरफेस। पैरेलल होगा तो फायदा क्या है, ई डॉट डी एस ई इंटू डी एस बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर होगा तो फायदा क्या है, ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाए या ई इंटू डी एस बन जाए, इन जनरल स्टेटमेंट है सब। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि सरफेस इस तरीके से चूज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाए या सरफेस के पैरेलल हो जाए। बात समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ? ओके, चलिए अब लिखेंगे हम लोग
तो हेडिंग लिखिए सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। ये पार्ट है पॉइंट चार्ज ऑब्लिक स्फेरिकल चार्ज। एक्चुअली में गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ईजी हो जाता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। जैसे पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, तो पॉइंट चार्ज हो या एक स्फेरिकल चार्ज हो, गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल होता है, ध्यान रखना, इसके लिए स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस अगर r दूरी पर आप ले रहे हैं तो r दूरी का एक स्फीयर लेंगे, स्फेरिकल काल्पनिक शेल होगा, इमेजिनरी शेल होगा, तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, देखिए। और सरफेस ये है तो इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो टर्म कंडीशन फुलफिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर के पैरेलल है, फुलफिल हो गया। दूसरा, r दूरी पे जाओगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन से बाहर आ जाएगा, दोनों फील हो गया, स्फेरिकल। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होता, ये स्फेरिकल चार्ज होता है ऐसा, जिसका रेडियस कैपिटल R होता है, कैपिटल Q चार्ज होता है, तभी भी सेंटर से r दूरी पे जाएंगे और सरफेस कैसे लेंगे, स्फेरिकल लेंगे, ध्यान रखेंगे स्फेरिकल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है लाइन चार्ज ऑब्लिक सिलिंड्रिकल चार्ज, ठीक है। तो देखिए अगर एक लाइन चार्ज ऐसा है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना रेडियली और ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें जो इस गॉसियन सरफेस होता है वो इस तरीके से होता है, एक सिलेंडर होता है, इमेजिनरी सिलेंडर, जिसका लेंथ आप L मान लीजिए और रेडियस इसका स्मॉल r मान लीजिए, इधर भी और इधर भी। तो लाइन चार्ज है तो उसके केस में गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल होता है, स्मॉल रेडियस का सिलेंडर होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए माना जाता है, तो इस पर लिख लेंगे सिलेंडर, सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब ऐसा इसलिए माना जाता है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाएंगे तो आप ऐसे निकलती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो सरफेसेज है, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गया। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, भाई सरफेस पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरीके से, E ऐसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच मिल गया है 90, तो 90 आ गया। तो यहाँ पे तो फ्लक्स लिंक 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री बन गया, सिर्फ फ्लक्स लिंक किससे होगा, कर्व सरफेस होगा, इससे नहीं होगा, समझ रहे हो क्या। हाँ यार, एक तो E डॉट ds की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरा तरीका क्या है, भाई सरफेस ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल पास कर रही है, देखो पैरेलली ऐसे निकल रही है ऐसे, जब पैरेलल निकलेंगी तो इस सरफेस से क्या फ्लक्स पास करेगा, नहीं करेगा, कुछ समझ में आता है। तो इन सरफेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा, सिर्फ इस कर्व सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। और कोई पूछे कितना इससे फ्लक्स पास करेगा, अगर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है तो आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स E इंटू 2πr इंटू L पास करेगा, भाई कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा तो बनेगा डॉट ds, और दोनों पैरेलल हैं तो डॉट हट जाएगा, और ds का पूरा पूरा एरिया बन जाएगा इंटीग्रेशन। और ये एरिया कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया है, तो E इंटू 2πr, तो इस वाले केस में जब फ्लक्स लिंक होता है E इंटू 2πr लिंक होता है, इसको आपको ध्यान रखना। तो लाइन चार्ज सिलिंड्रिकल चार्ज केस में इस सिलेंडर कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्लेन सीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लेकिन यार क्या इनफाइनाइट लेंथ प्लेन सीट है, इनफाइनाइट लेंथ, अच्छा ये भी इनफाइनाइट लेंथ है, प्रीवियस क्वेश्चन जो उसमें था ऑप्शन में वो भी इनफाइनाइट लेंथ का लाइन था, ध्यान रखना, यह सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का था, ये प्लेन सीट है, इनफाइनाइट लेंथ की सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इसके केस में जो आप सिलेक्ट करेंगे ना गॉसियन सरफेस, वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा।
ये सिलेंडर लिया जाता है गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया सपोज करो ए के बराबर है, ये वाला एरिया भी ए के बराबर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो ऐसे परपेंडिकुलर बाहर को निकलती है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, अब देगा फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस है इस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इसके पैरेलल आ गया। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है इसके एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये और ये पैरेलल आ गया। और ये जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स लिंक करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा तो ऐसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। इसका मतलब प्लेन शीट के केस में जो फ्लक्स लिंक होगा वो कर्व सरफेस से नहीं होगा, उस इस सरफेस से होगा। तो कोई पूछे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए वाला एरिया, ई इंटू ए। सिमिलरली कोई पूछे यहाँ पे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो भी क्या आएगा, ई इंटू ए, तो दोनों ऐड हो जाएगा। और प्लेन शीट है इनफाइनाइट लेंथ का, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। और यहाँ पे आएगा ई इंटू ए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी एस, ई एस कॉस थीटा, थीटा 0 है तो ई एस बनेगा। तो ई और ए सेम डायरेक्शन में, तो ये बनेगा। यहाँ भी देखो ए इधर है और ई भी इधर है, क्योंकि इस एरिया पे परपेंडिकुलर इधर, ये पूरा क्लोज्ड है ना, ये पूरा क्लोज्ड है। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ की बात होगा तो इधर खड़ा होगा, वही ऑब्जर्वर जब इधर आएगा तो इधर खड़ा होगा, ऐसे एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ का फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू ए, और यहाँ क्या आएगा, ई इंटू ए। टोटल फ्लक्स इज 2EA, दिस इज द टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अब इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस 3 चीज़ें याद रखना था कि पॉइंट चार्ज के केस में स्फेरिकल होता है गॉसियन सरफेस, लाइन चार्ज के केस में सिलेंडर होता है गॉसियन सरफेस, और प्लेन शीट के केस में भी सिलेंडर होता है बट वो हॉरिजॉन्टल होता है, लाइन केस में वर्टिकल था। बस इतना ध्यान रखें, क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए। तो सिंपल एग्जाम्पल से आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज है, उसके केस में एक पॉइंट चार्ज की हुई है, कोई पूछे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप गॉसियन सरफेस लीजिए आर दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिखाएंगे, तो एरिया वेक्टर भी इधर बनेगा। तो इससे से जब फ्लक्स लिंक होगा, चूंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज क्यू है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो ई बाहर आ जाएगा, और ई और डी एस वैक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो ई डॉट डी एस, ई इंटू डी एस हो जाएगा। फिर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वैक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा ई और डी एस क्या बनेगा, डी एस का समेसन छोटे छोटे डी एस जोड़ते जोड़ते टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया क्या आएगा 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पॉइंट चार्ज के केस में, ठीक है, या सिलेंडर स्फेरिकल सरफेस के केस में, स्फेरिकल सरफेस के केस में, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस के केस में जो फ्लक्स लिंक होता है वो कुछ और नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² होता है। ये इन जनरल है, आप याद रखोगे, इन जनरल है कि पॉइंट चार्ज है या कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियली डिपेंड कर रहा है चार्ज डेंसिटी, तो फ्लक्स इसको गवर्न करता है, वो या ई इंटू 4πr²। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको उठा के यहाँ भेज दो, बन गया ना क्यू अपॉन 4πr², और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमने प्रूफ कर दिया कि गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है, ओके। ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर से आर दूरी पे अंदर की ओर मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, और मैं डिराइव करवा चुका हूँ दूसरे अप्रोच से, अब गॉस लॉ के साथ से बता रहा हूँ। तो आर रेडियस का एक स्फीयर सेलेक्ट कर लीजिए, तो इस स्फीयर से जो फ्लक्स लिंक होगा इस सेल से वो कितना होगा, ई इंटू 4πr², इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इंटू ये वाला एरिया बराबर क्यू इंक्लोज्ड, मतलब इतने एरिया में कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर, वही तो क्यू इंक्लोज होगा। तो ये वाला चार्ज क्या होगा, कैपिटी होगा चार्ज डेंसिटी में, मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कितना आएगा 4/3πr², ये चार्ज बन गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। अब देखिए 4πr² से 4π और एक r² कट गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई, रो और एक r बचा रहेगा, और 3 यहाँ भेज दीजिए, 3 एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये जो क्यू इन आया है ना अंदर का चार्ज, ये तो मैं वहाँ भी बता रहा था, याद करो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा, बाहर वाले की वजह से नहीं आएगा। गॉस लॉ ने तो वही किया है, नया क्या किया है, ठीक है।
ये तो सेकेंड है। ऐसे सिलेंडर वाला मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लाइन वाला प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पे बेस्ड होकर चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अलग से। सिलेंडर के अंदर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी कैसे आता है, जो कि मैंने उधर नहीं कराया था, तो इधर मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसकी चार्ज डेंसिटी इस फॉर्मूला कर रहा है रो नॉट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। दूसरा, इसका रेडियस कैपिटल के बराबर है और अंदर को पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। कह रहा है इस सिलेंडर के अंदर और इस सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बताइए क्या होगा। चलो हम गॉस लॉ हेल्प लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला केस सेलेक्ट करते हैं। अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से करना सॉल्व कर दें, तो आर मतलब मुझे यहाँ का फील्ड निकालना है। तो ये क्या लाइन चार्ज जैसा है, तो गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलिंडर ले लीजिए, ऐसा ऐसा सिलिंडर ले लीजिए, सिलिंडर ले लीजिए गॉसियन सरफेस ऐसा ले लिया। ये वाला लेंथ एल मान लीजिए, ले लिया। एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जिसका इनर रेडियस स्मॉल आर के बराबर है और लेंथ एल के बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इससे तो फ्लक्स लिंक होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो फ्लक्स लिंक इस कर्व सरफेस से होगा, यही तो लिखवाया था। अब फ्लक्स लिंक कितना कर्व सरफेस से 2 पाई आर इंटू एल इंटू ई लिंक करेगा। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कर्व सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन निकालना पड़ेगा, तो क्यू इन के लिए अब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो अब हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली इसके अंदर ये जो सेल है ना, बेसिकली सेल कर रहे हैं, ये जो सिलेंडर है ना, इसी में क्या करेंगे, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट करेंगे, जिसका थिकनेस किसके बराबर है, डीएक्स के बराबर है। थिकनेस किसके बराबर है, डीएक्स के बराबर है। ये अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक मैंने क्या किया, अंदर से एक्स दूरी पे गया और डीएक्स थिकनेस का एक सेल सेलेक्ट कर दिया, डीएक्स थिकनेस का। क्यों, क्योंकि डीएक्स के अंदर के हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, इसलिए थिकनेस डीएक्स लिया। तो इस डीएक्स थिकनेस में कोई पूछे कि इस डीएक्स थिकनेस में कोई पूछे कि बताइए, मैंने क्या किया, इसमें जो अंदर स्ट्रिप सेलेक्ट किया है उसका थिकनेस डीएक्स है, डीएक्स थिकनेस की स्ट्रिप है, ठीक है। और ये लेंथ एल के बराबर है, तो ये भी लेंथ किसके बराबर है, एल के ही बराबर होगा। तो डीएक्स थिकनेस का स्ट्रिप है और लेंथ एल के बराबर है। तो इस स्ट्रिप में कितना चार्ज होगा, अगर ये चार्ज डी क्यू है तो डी क्यू क्या लिखेंगे आप, चार्ज डेंसिटी रो नॉट आर अपान कैपिटल आर इंटू इस कर्व सरफेस कर्व कर रहा है, ये जो डीएक्स थिकनेस है ना, डीएक्स थिकनेस उसका वॉल्यूम, डीएक्स थिकनेस के का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। तो कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालिए, कर्व सरफेस एरिया उसमें थिकनेस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा वॉल्यूम। इसको क्या है कि कॉपी का वॉल्यूम बताइए, क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालिए और थिकनेस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया वॉल्यूम। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो जिसका रेडियस x के बराबर है, उसका कर्व सरफेस एरिया ये कितना बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ये बनेगा 2 पाई x इंटू एल, ये बनेगा 2 पाई x इंटू एल इंटू डी एक्स कर देंगे, तो आ जाएगा dx थिकनेस के सिलेंडर का वॉल्यूम, dx थिकनेस के सिलेंडर का वॉल्यूम जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 2 पाई एक्स एल डी एक्स। अच्छा, x डिस्टेंस पे डेंसिटी r को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आपको सेंटर से x दूरी पे डेंसिटी यूज़ करना है ना, तो r सेंटर से दूरी है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या आएगी, जब इस r को आप x से रिप्लेस कर देंगे। अब बन गया इतना। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 पाई एल रो नॉट कॉमन है, कॉमन कैपिटल कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक, 0 से लेके स्मॉल r तक कर देंगे, तो q इंक्लोज आ जाएगा, q इंक्लोज आ जाएगा। तो करिए इसको इंटीग्रेट, ठीक क्या बनेगा, एक्स क्यू बाई 3 r प्लेस कर देंगे, तो बनेगा 2 पाई एल रो नॉट स्मॉल r क्यू डिवाइड बाई 3 कैपिटल R आ गया। अब इस क्यू इन को उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिएगा
ठीक है, इस क्यू इन को आप अलग से लिख लेंगे यहाँ पे, आउटसाइड वाला के लिए इसका हेल्प ले लिया जाएगा। तो क्यू इन का फॉर्मूला है 2πl रो नॉट आर क्यू डिवाइड बाई 3 कैपिटल आर। अब इसको उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, इस क्यू इन में रख दीजिए। तो मैंने कहा ई इंटू 2πrl इंटू 1/ε0, क्यू इन के जगह क्या लिखेंगे 2πl रो नॉट आर क्यू एंड डिवाइड बाई 3r। तो l से l कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा और e की वैल्यू आ जाएगी और एक r से एक r स्क्वायर कटेगा तो बचेगा रो नॉट आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 3/ε0 कैपिटल R एंड दिस वन इज आंसर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे। अब कोई पूछे कि आउटसाइड बताइए, मतलब यहाँ से आर दूरी पे यहाँ बताइए, कुछ नहीं, एकदम सिंपल यही लिखेंगे। सिलेंडर जो लेंगे वो कैपिटल स्मॉल आर रेडियस का होगा, लेंथ एल के बराबर होगा, ये आप यही लिखेंगे, बनेगा ई इंटू 2πrl बनेगा। ये तो फ्लक्स यही बनेगा क्योंकि ये जो लेंगे आप, ये जो बड़ा वाला, इससे जो फ्लक्स लिंक होगा ई इंटू इसका कर्व सरफेस एरिया, तो 2πrl ही बनेगा आउटसाइड के लिए। लेकिन जब क्यू इनक्लोज की बात करेंगे तो क्यू इनक्लोज में ये चार्ज आएगा ना, ये चार्ज आएगा, ये चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज कितना है, तो इसके ये सिर्फ चार्ज होगा क्योंकि इधर तो चार्ज है नहीं। और इस चार्ज को निकालने के लिए आप रेडियस क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल आर। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल आर प्लेस कर, यहाँ पे कैपिटल आर प्लेस कर दीजिए चार्ज के लिए, यहाँ पे कैपिटल आर, तो कितना हो गया 2πl रो नॉट कैपिटल आर क्यू डिवाइड बाई 3r क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बस सॉल्व करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे सॉल्व होके आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बताया कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसके सहायता से कर सकते हैं जो कि मॉड्यूल में दिया गया होगा। ओके।